कसरी चील गटी घास लेवे छे रे डोला। This is the Delhi Craft Museum. I'm standing at the Craft Museum near Purana Killa, where it's a beautiful place. I'm here today to meet one contemporary artist from India, Ranjit Singh, and hopefully he will be here within few minutes. Let's see some of these structures. It shows the rural India. It shows these are all been constructed to show the village life. See this space, so beautiful, and used to be beautiful few years back, much more beautiful. This is Durga idol. It shows the rural Bengal. Well, here he is, Ranjit Singh, and as you can see, he is doing his outdoors at Craft Museum. And well, I have to steal his time, and I will ask him few questions about his art journey. So let's talk to Ranjit Singh. Yeah, hi Ranjit, कैसे हैं? हेलो। या है, आप अपना काम करते रहिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा बस। जी जी जी, धन्यवाद। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है ये तो कौन कैसे है ये तो बहुत ज़रूरी है। रंजीत, एक चीज़ पूछना था आपसे। जी जी। आपके बहुत सारे काम मैंने देखे हैं, आपका काम बहुत ही क्रिटिकल काम है, सोसाइटी को लेके काम है। मैं पहले ये सवाल पूछूंगा, आपने रोटी के साथ बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है, रोटी को दिखाया है, और रोटी मतलब एक आम इंसान का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो भी बिना खाए तो इंसान रह नहीं सकता, लेकिन उसी रोटी को आपने एक क्रिएटिव, एक मेटाफर की तरह यूज़ किया है। क्यों और कैसे आपके दिमाग में आया कि रोटी के साथ ही आपको काम करना है? रोटी एक ऐसा माध्यम है जो बहुत प्रचलित है, और जब बहुत प्रचलित माध्यम को हम अगर अपने आर्ट वर्क का माध्यम बनाते हैं
तो उतना ही ज़्यादा लोगों के बीच जो है वो अपनी पहचान बनाता है। और जो कि सबसे मुश्किल सवाल एक इंसान के लिए रोटी है आज के टाइम में। अगर रोटी की समस्या ख़त्म हो जाए तो आदमी के जीवन की 50% क्या 90% समस्या जो है ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने रोटी को अपना माध्यम बनाया, क्योंकि वो बहुत प्रचलित माध्यम है और आज से नहीं सैकड़ों सालों से जो है वो हम किसी न किसी तरीके से अपने जीवन जीने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। और वो मेरे लिए सबसे आसान माध्यम था आर्ट वर्क में तब्दील करने के लिए लॉकडाउन पीरियड में, जो कि मेरे पास मटेरियल्स नहीं थे, आर्ट मटेरियल जो हम मतलब बहुत चर्चित माध्यम जो इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये सवाल आता है क्योंकि तब आप लॉकडाउन के दौरान जब आपके पास बाकी चीज़ों का एक उपलब्ध वो नहीं हो रहे थे, आपके पास नहीं आ रहे थे, देयर वाज अ लैक ऑफ मटेरियल्स, तब आपने रोटी को इस्तेमाल करने का सोचा। जी। बहुत अच्छी तरीके से सोचा आपने। हाँ, क्योंकि मेरे पास वो माध्यम जो है जो हम लोग यूज़ कर रहे थे अपने स्टूडियो में, वो मेरे स्टूडियो में था। स्टूडियो काफ़ी दिनों से बंद था, हम जा भी नहीं सकते थे क्योंकि बाहर लॉकडाउन था, तो बाहर निकलना भी अलाउ नहीं था जी। तो मैंने देखा कि जो माध्यम मेरे पास है उसी माध्यम को हम अपने आर्ट वर्क का हिस्सा बना लेते हैं जी। और जो कि उसको हम जो रोटी बनाने के लिए जो आटा का इस्तेमाल करते हैं उसको हम किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, 3D डायमेंशन में, स्कल्पचर के रूप में भी या म्यूरल्स के रूप में भी। तो मुझे एक सॉलिड माध्यम मेरे नज़र में आया रोटी, तो मैंने उसको इस्तेमाल किया अपने आर्ट पर। और इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें दिखाई कि इंसान के जीवन के ऊपर, लेकिन इसमें आपने स्केलेटन्स को भी शो किया है, बहुत सारा दर्द को भी दिखाया है, लेकिन रोटी के माध्यम से। मतलब ये एक मेटाफर हुआ, एक चीज़ हुआ, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट रहा, एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने उसको लिया है। उसके बारे में काफ़ी लोगों ने लिखा भी है, काफ़ी सारे एग्जीबिशंस में हुए हैं, ऑनलाइन भी लिया गया है। क्या आपको इसको लेके बाद में भी काम करना चाहेंगे, आगे भी काम करना चाहेंगे, या इसी वक्त के लिए था कि हाँ इसी वक्त कुछ दिनों के लिए मैं इसमें काम करूँगा, उसके बाद मैं किसी और मीडियम में जाऊँ? नहीं, ये असल में मतलब मेरे साथ पर्सनली ये है कि मैं किसी माध्यम को कुछ सडनली कुछ समय के लिए नहीं यूज़ करता, उसकी संभावनाओं को तलाश करता हूँ। मतलब मेरे साथ ये है कि मैं जो भी माध्यम को इस्तेमाल करता हूँ, हाँ सडनली कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन बाद में उसको फिर से एक्सप्लोर करने की हमारी इच्छा होती है। जैसे ऐसा नहीं है कि रोटी मैंने इस्तेमाल किया, इसके अलावा मैंने ब्रेड भी इस्तेमाल किया, बिस्किट इस्तेमाल किया अपने आर्ट वर्क में। बिल्कुल। जो सबसे प्रचलित एक माध्यम है जीवन यापन के लिए आज के टाइम में, लेबर क्लासेस के लिए। और एक न्यूज़ भी आपने सुना होगा कि लॉकडाउन में जो है लेबर अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो उनको सारे चले गए थे माइग्रेंट लेबर्स, खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा था, तो वो बिस्किट ही खा के अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। तो मैंने इन माध्यम को भी इस्तेमाल किया अपने आर्ट वर्क में। और अभी रोटी वाला जो मेरा काम है वो उसको लंबे समय तक कैसे रखा जा सके प्रिजर्व करके, उस प्रोसेस में मैं काम कर रहा हूँ। तकरीबन 1.5 साल हो गया है। मैंने अभी रोटी जो मैंने मटेरियल्स इस्तेमाल किया था रोटी पकाते समय, जो नेचुरल्स मटेरियल्स थे, और जैसे अलसी हो गया या मेथी हो गया या गेहूं हो गया, उनको साथ में मिला के पकाना, और कीड़े से कैसे उसको बचाया जा सके लंबा टाइम तक, तो उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उस प्रोसेस में मैं अभी काम कर रहा हूँ। उसमें रोटी में आपने कुछ मैसेजेस भी दिए थे, कुछ जला के, कुछ लिख के, उस तरह से? हाँ, वो तो समाज में जिस तरह की चीज़ें अभी बीत रही है, जैसे सपोज बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज के टाइम में जो लोग हैं वो खेमों में बट गए हैं। बिल्कुल। कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता हो, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता हो, कोई कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता हो। ठीक है, आप विचारों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन लास्टली आप एक मनुष्य हैं, ठीक है। तो जो इंसान के लिए, इंसान के जीवन के लिए जो संकट है, अगर उस संकट के साथ अगर लोग नहीं खड़े हैं, अगर वो खेमों में बट जाएंगे, तो आज के समय में इंसान के ज़िंदा रहने में जो मुश्किल दौर पैदा हो रही है या मुश्किल दौर पैदा किया जा रहा है, उसके प्रति आपका निगाह और आपकी नज़रिया जो है
सजग नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो अगर मैं कुछ इस तरह के मुद्दे को देख रहा हूँ जिससे आगे के समय में समाज में एक टूटन होगी या फिर दिक्कतें पैदा हो जाएगी गरीबों के लिए जी। या आम मिडिल क्लास के लिए, ओके। तो उन मैसेजेस को मैं लेके रोटी वाले सीरीज में काम कुछ कर रहे हैं। मैसेज, कुछ ड्राइंग्स, कुछ लेटर्स यूज़ कर रहा था। बहुत बढ़िया। रंजीत जी, क्या आप हमेशा ही आर्टिस्ट बनना चाहते थे? मतलब मेरा कहने का ये है कि क्या बचपन से ही चाहते थे या आर्टिस्ट बनना आपके लिए एक एक्सीडेंट था? घर से कभी कोई दबाव आया कि नहीं आपको आर्टिस्ट नहीं बनना है, कुछ और करें, भाई आर्टिस्ट बनोगे तो कमा नहीं पाओगे, बहुत स्ट्रगल है, फलाना बहुत जैसे होते हैं हमारे हिंदुस्तान के फैमिलीज़ में। तो क्या आपको भी ये देखना पड़ा या आर्टिस्ट बनना ही आपके लिए एक सपना था, इसीलिए आप आर्टिस्ट बने? क्या वजह है कि आप आर्टिस्ट क्यों बने? असल में मैं जिस निचले पायदान से उठ के यहाँ आया हूँ, वहाँ पे कुछ ये फैंटेसी वाला लाइफ नहीं था या फैंटेसी ड्रीम नहीं था हमारे पास। हम जो बन पाए वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। ऐसा नहीं था कि एक ऐसे समाज से हम आके यहाँ खड़े हो गए जहाँ पे लोग डॉक्टर ही बनना चाहते थे या इंजीनियर ही बनना चाहते थे, क्योंकि उनका वो सपना भी नहीं था और उस सपने को पूरा भी नहीं कर सकते थे। जी। तो जो कि मेरा जन्म धनबाद में हुआ है, झारखंड में। जी। तो वहाँ सराउंडिंग आसपास जो है बहुत लेबर क्लासेस, गरीब मजदूर लोग थे और मेरे भी फादर जो है 4th क्लास एम्प्लॉय थे। तो हम लोग किसी भी तरीके से पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए, वही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि आप आर्टिस्ट बनो या ना बनो या इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा हो जी। या कोई प्रेशर कर रहा हो, रोक रहा हो, ऐसा नहीं कुछ था। जी। ये था कि मुझे मैंने न्यूज़पेपर में जो है एनआईडी के बारे में पढ़ा था जी। कि वहाँ पे डिज़ाइनिंग का कोर्स होता है, तो मैं उसी कोर्स को करने के लिए बनारस आया। जी। और वहाँ मैं जब आया तो वहाँ मैंने देखा काफ़ी सारे बुद्धिजीवी लोगों को। जैसे वहाँ नामवर सिंह थे, काशीनाथ सिंह जी थे या फिर बहुत सारे अच्छे पोएट्स थे जो जी। चाय दुकानों पे बैठ के खुली बहस करते थे। जी। मतलब वो इंडिया से लेके पूरे वर्ल्ड की बहस करते थे। जी। तो वो जब मैंने उन लोग की बहस को सुना या उनकी बातों को सुना तो मेरे अंदर जो है एक क्यूरियोस के अंदर जन्म लिया, जानने की इच्छा जन्म ली कि और जाना जाए, समझा जाए इस समाज को या इस समाज के जो रचनात्मक माहौल है उसके बारे में, यहाँ के लिटरेचर्स के बारे में, यहाँ के कल्चरल फॉर्म के बारे में और यहाँ के आर्ट के बारे में या यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में। तो फिर मेरा जो है माइंड धीरे धीरे डिजाइंस की तरफ से हटते हुए आर्ट की तरफ आया प्योर आर्ट की कि तरफ हाँ, आया। मुझे जो है फाइन आर्ट्स करना चाहिए और एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी जी के समाज में जो तब्दीली हम किस तरह से ला सकते हैं या उस समाज के जो तब्दीली हो रही है या चेंजिंग हो रहा जी। है उसमें एक सार्थक प्रयास कैसे मैं कर सकता हूँ, उसके लिए मैं अग्रसर हुआ। रंजीत, आपके पेंटिंग्स के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी सवाल है। आपके पेंटिंग्स में आपने कोल माइंस के बच्चों को दिखाया है, कोल माइंस की ज़िंदगी को दिखाया है और बहुत ज़्यादा दिखाया है, बार बार दिखाया है, रिपीटेडली दिखाया है। उसमें एक कैरेक्टर भी है यामू, एक बच्चे का भी, जी। जहाँ आप चाय की केटली को लेके उसकी ज़िंदगी को दिखा रहे हैं। ये कोल माइंस के साथ आपको दिखाना का आइडिया, व्हाट एग्जैक्टली इंस्पायर्ड यू टू डू दिस? वजह क्या है? और अभी भी आप कर रहे हैं इसको। जब भी कोई देखता है, मैंने भी देखा है, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठे हैं। क्या सिर्फ सवाल उठाने के लिए चीज़ें थीं और या सोसाइटी में एक जागरूकता फैलाने के लिए था?
ऐसे तो मैं मेरी पेंटिंग की जो शुरुआत है एक तरह से देखा जाए, जो जो विषय मैंने आ, पसंद किया काम करने के लिए, वो एक छोटा बच्चा था जो चाय दुकान पे चाय देने का काम करता था। उसका नाम था यामू। चाइल्ड लेबर था। करीब 8 या 9 साल का बच्चा था। जब हम कॉलेज में मास्टर्स कर रहे थे तब की बात है। ओके। तो मैंने उसी को विषय में के केंद्र में रखते हुए पूरा सीरीज बनाया यामू नाम से। तो उसमें आप देखेंगे यामू 1, 2, 3, मतलब कैनवस में बार बार एक नया बच्चा आ रहा है जी। लेकिन वो चाइल्ड लेबर जो हमारे देश में जो महत्वपूर्ण समस्या है एक तरह से देखा जाए, जैसे करीब 11 करोड़ के आसपास अभी भी चाइल्ड लेबर हमारे देश में। तो मैं उनकी अनकही कहानी कहने की कोशिश कर रहा हूँ अपने चित्र के जरिए जी। और ये सीरीज मैंने करीब करीब 6 साल लगातार किया, यामू सीरीज। ओके। तो बस पेंटिंग में बच्चे का कैरेक्टर चेंज हो रहा था लेकिन ये कहानी उसी यामू का कह रहा था जो चाय दुकान पे मजबूर था चाय देने के लिए, क्योंकि अगर वो चाय नहीं देने का काम करेगा तो उसकी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। तो जिस एज में लोग पढ़ाई कर रहे हैं या खेल रहे हैं या नए नए सपने बुनने की कोशिश कर रहे हैं, उस दौर में एक बच्चा स्ट्रगल कर रहा है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो बड़ा इंस्पायरिंग, मतलब वो बच्चा मुझे लगा, उसकी एनर्जी बहुत इंस्पायरिंग लगा। मुझे हनुमान की तरह वो एनर्जेटिक लगा। अच्छा। हनुमान जो है किसी भी हालात में लड़ सकते थे। जी जी जी। अगर भगवान जो है किसी संकट में तब भी वो हनुमान को पुकारते थे। तो मुझे एक हनुमान की तरह वो कैरेक्टर लगा यामू जो है। तो मेरे आप पेंटिंग्स में देखेंगे कि हनुमान भी दूर में है, सबसे फ्रंट में यामू है जो बड़ा है, कभी बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है, इवन हनुमान से भी बड़ा हो जाता है। तो एक जिंदा कैरेक्टर तो मैं हनुमान की तरह देख रहा था। और उस पेंटिंग में हनुमान भी है और वो यामू भी है जो स्ट्रगल कर रहा है समाज के इसमें अपनी जगह के लिए। और उसके बाद 5-6 साल तक मैंने यामू सीरीज पे काम किया। उसके बाद मैंने कोल माइन सीरीज पे काम किया जी। तो कोल माइन सीरीज पे काम करने का मेन मकसद ये था क्योंकि मेरा जन्म धनबाद में हुआ। ओके। और धनबाद एक तरह से कहा जाता है कि कोयले की राजधानी है, मतलब पूरे इंडिया में सबसे अच्छा कोयला जो है, पूरे एशिया में सबसे अच्छा जो कोयला गुणवत्ता के मामले में जो अच्छे कोयले में माने जाते हैं वो धनबाद में निकलता है। ठीक है। तो धनबाद में जहाँ मेरा जन्म हुआ, मेरे फादर वहाँ पे जॉब कर रहे थे, तो सराउंडिंग मेरे आस तो बहुत सारे ऐसे माइंस थे, कोल माइंस थे। जहाँ पे कोयले निकालने का काम होता था तो वहाँ बड़े लोग भी काम करते थे और छोटे छोटे बच्चे भी काम करते थे जी। तो ये समस्या तो मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। इवन कभी कभी मैं भी चला जाता था उनके साथ हाथ बटाने के लिए। हालांकि ऐसी कोई मजबूरी हमारी नहीं थी बचपन में कि काम करो, लेकिन फिर भी जो कि हमारे दोस्त मित्र ही वो थे और वो बच्चे आज कहाँ हैं मुझे पता भी नहीं है कि उनकी ज़िंदगी आगे क्या हुई। कि तो मैंने कोल माइन सीरीज जो है करीब 2013-14 के आसपास में जो है मैंने कोल माइन सीरीज स्टार्ट किया। जहाँ पे कोल माइंस के अंदर जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनके बच्चे हैं या छोटे बच्चे जो कोल माइंस में काम कर रहे हैं, उनके बारे में बताने की कोशिश की अपने कला में। तो जब मैं वहाँ कोल माइंस में गया तो ऐसा नहीं था कि उनकी समस्या जो हम बुक्स में पढ़ते हैं या किसी लिटरेचर्स के थ्रू या किसी रिपोर्टर के रिपोर्ट के थ्रू हमारे पास आता है तो हमारी समझदारी होती है। जब मैं वहाँ गया तो उनकी ऑलरेडी जो है
बहुत फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जी। जो माइंड में काम करने वाले लोग हैं। जैसे ब्लैक लंगस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कम एज के ही बच्चे, आपको अगर 18-19 साल के बच्चों से आप मिलेंगे वहाँ पे जो कोल माइंस में काम कर रहे हैं, जी। वो आपको 30-35 के बच्चे लगेंगे। फिजिकल तौर पे एकदम कमज़ोर से दिखेंगे, क्योंकि जो डस्ट होता है, अगर आप डस्ट में काम कर रहे हैं लगातार, अगर उसको उससे बचने के लिए आप कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे मास्क वगैरह हो गया, तो वो डस्ट जो है आपके लंग्स में जाके बैठ जाएगा और धीरे धीरे आपकी उम्र कम होती जाएगी। तो ब्लैक लंगस के शिकार हो जाते हैं वहाँ के लोग। तो मेरे काम में आप देखेंगे मैंने डिजिटल एक इंस्टॉलेशन किया था, तो उनके जो एक्सरे हैं, जो उनको ब्लैक लंगस होने के बाद जो आते ये हैं, शायद आपने बॉडी शो में भी आपने दिया था। शो में मैंने वो शंखमुगम म्यूजियम में, हाँ शंखमुगम म्यूजियम में मैंने वो एक्सरे प्लेट ही डिस्प्ले किया था वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो अपने आप में एक एक एक्सरे प्लेट एक एक घर की कहानी बोलता है, जी, एक जी। घर की टूटने की कहानी बोलता है। क्योंकि आप देखो ना, जिस घर का अगर यंग डेथ कर जाता है, जिस घर का जो गार्जियन डेथ कर जाता है, तो घर ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। तो मैंने जो है लंबे समय तक, इवन अभी भी मैं चाइल्ड लेबर्स पे भी काम कर रहा हूँ और कोल माइंस पे भी काम कर रहा हूँ। तो जो चाइल्ड लेबर सीरीज था वो यामू सीरीज था, और जो आपका कोल माइन सीरीज है और द ब्लैक ट्रूथ नाम से मैंने उस सीरीज पे काम किया। इसके साथ फोटोग्राफी मैंने काफ़ी सारा किया है, तो फोटोग्राफी सीरीज भी मैंने वहाँ पे किया है, वीडियोस किया है। तो हर माध्यम से मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, कहानी बोलना चाहता हूँ। ये बहुत ही दर्दनाक भी है और एक तरह से आँख खोलने वाला भी विषय है, और इस पे आपने काम किया है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। और इससे भी हमें पता चलता है कि आर्टिस्ट को समाज से जुड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पुरानी चीज़ें बनाते रहें, जिन चीज़ों का समकालीन में कोई जगह नहीं है। जो समकालीन हैं, जो एक्चुअली हमारे साथ अब हमारे आसपास हो रहे, उसके विषय में सोचना, उसके विषय में काम करना सबसे ज़रूरी है आर्टिस्ट के लिए। हाँ, क्योंकि देखिए, कलाकार जो है ना, समाज का अंग है। बिल्कुल। हम जिस मात्रा में लेते हैं उसी प्रचुर मात्रा में हमें वापस भी करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम जिस समाज में हैं, आप इसी समाज में है जो आप जन्म लेते हैं, इसी समाज में आप बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, अपनी जीवन जीने लायक हो जाते हैं, अपने प्रति एक समझदारी डेवलप होती है। तो आप जिस समाज से ले रहे हैं, उस समाज में क्या योगदान है आपकी, आप क्या दे रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात है कि हमारी अपनी जागरूकता होनी चाहिए कि समाज से अगर हम ले रहे हैं, यहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं, स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें ले रहे हैं, तो उसे हमें उसी प्रचुर मात्रा में वापस भी करना चाहिए। ये हमारा एक मनुष्य होने का उत्तरदायित्व बनता है, प्रक्रिया है। लेकिन इसे पूरी तरह से पहचानना और इसका इस्तेमाल करना संभवतः पक्ष में निर्देश देने के जैसा कठिन समस्या है। कोई व्यक्ति अपने चिंतन, एकाग्रता, समस्याओं, प्रश्नों और मस्तिष्क की बैठने की क्षमता अर्जित कर लेता है। क्या आपको लगता है कि आर्ट, कला किसी तरीके से समाज को बदल सकता है? ऐसा कोई ताकत रखता है कि समाज को बदल सके या सवाल पूछ सके? क्या कला का काम यही है कि सिर्फ दीवारों को सजाया जाए, उनको रखा जाए, बस प्रदर्शनी हो, घर पे लोग लेके जाएं, सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगे, स्कल्पचर रहें और चीज़ों को डेकोरेट किया जाए, इंटीरियर्स को दिखाया जाए, वो सजे सवरे? या आर्ट का काम ये है कि सवाल को पूछा जाए, बुलंद सवाल पूछे जाएं, ऐसे सवाल पूछे जाए जो लोगों को तकलीफ़ दें। हो सकता है कि उसमें हो सकता है आपके काम ना बिके, लेकिन सवाल पूछें। किस तरह से आप अपने काम को किस तरह से पाते हैं? आर्ट को कहाँ से आप वो पाते हैं कि क्या आर्ट सिर्फ डेकोरेटिव मोड के लिए है? आर्ट क्या सवाल उठा सकता है, उठाना चाहिए, या कुछ बदलाव ला सकता है? देखिए, अपने आप में कोई भी कला, इंडिविजुअल कोई भी कला जो है समाज में विशेष बदलाव नहीं ला सकता। वो सब कुछ अगर मिल के कोशिश करेगा, जैसे लिटरेचर हो गया, पेंटिंग्स हो गया, लोगों के बौद्धिक लिटरेचर्स हो गए, या फिर म्यूजिक हो गया, फिल्में हो गई, जो डिफरेंट जो भी माध्यम है कला के,
वो अगर सब मिल के अगर कोशिश करती है एक समाज के बदलाव के लिए, जी। तभी वो सार्थक बदलाव हो सकता है। इंडिविजुअल कोई भी कला बदलाव नहीं ला सकता है, सबको मिलकर प्रयास करना पड़ता है। जैसे कोई भी मूवमेंट खड़ा होने के लिए हाँ ज़रूर एक आदमी उसको इनिशिएट करता है, लेकिन उसके साथ जब तक पूरा समाज नहीं जुड़ता है तब तक वो आंदोलन जो है बदलाव की तरफ नहीं हमें अग्रसर कर सकता है। तो उसी तरह से कला भी है। कला जैसे अभी मैं जिस बुक को पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, ये जॉन डेवी जो है अमेरिका के बड़े दार्शनिक हैं, और इन्होंने एक फिलोसफर तो अच्छे थे ही, इन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है। तो शिक्षा में क्या चेंज होना चाहिए जिससे एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी, जैसे सपोज हम घर है हमारा, तो घर में हमारे गार्जियंस हमारे ऊपर ध्यान देते हैं जिस तरह से, उसी तरह से समाज जो है ऑल ओवर, उस समाज में जितने लोग रहते हैं उस तरह से समाज उन सारे बच्चों के ऊपर या बड़े लोगों के ऊपर ध्यान देता है कि वो कैसे जो है आगे उनका जो है जीवन यापन या तमाम सारी चीज़ें सुचारू रूप से चले या आगे बढ़े, या सोचों में उनकी सोचों में खूबसूरतीपना आए, या समाज को कैसे सुसज्जित किया जाए। तो सब कुछ मिल के जो जब तक प्रयास नहीं करेगा तब तक समाज में कोई खास बदलाव नहीं आ सकता। उसी तरह चित्रकला है। चित्रकला तो एक खूबसूरत माध्यम है जो मैं खुद भी कर रहा हूँ, और मैं अपने जो चित्र है उसमें हमेशा मैं कोशिश करता हूँ जो प्रेजेंट टाइम में जो बीत रहा है उसको चित्रित करने के लिए, उन विषयों को लेके अपने आर्ट में दिखाने के लिए। तो किसी भी समय का जो आर्ट है वो अपने आप में कंटेम्प्रेरी होता है, समसामयिक होता है। समसामयिक में अगर मैं ये बोलूँ कि समसामयिक में अगर काफ़ी लोग हैं आज बुद्धा बना रहे हैं, आज भी कृष्णा बना रहे हैं, आज भी ऐसे ही चीज़ें बना रहे हैं जो सदियों साल पुराने हैं, जिनका आज के समाज के साथ, समकालीन के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्या आप उसको भी कला बोलेंगे? देखिए, कला तो कला ही है, सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है? मेन ये है आपका उद्देश्य क्या है। हमारा अगर उद्देश्य सिर्फ सुंदर लगना या सुंदर दिखाना ही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी जो अपनी बौद्धिक समझदारी है वो कहीं ना कहीं जाके एक जगह पे रुक गया है। ठीक है, बिल्कुल। कोई भी आदमी ऐसा तो है नहीं कि आप रोज रोज एक ही डिश खाते हैं और आपको बहुत मज़ा आता है। आप हर दिन कुछ ना कुछ नया खाने की कोशिश बदलाव आ रहा है। ठीक है, उसी तरह कुछ नया नया पहनने की कोशिश करते हैं, उसी तरह आप कुछ नए नए कहानी सुनना चाहते हैं, नई नई फिल्में देखना चाहते हैं। तो कैसे आप एक ही फिगर को पूरी जीवन आप पेंट कर रहे हैं? तो जब तक आपके अंदर बौद्धिक विकास नहीं होगा या बौद्धिक रूप से आप सजग नहीं होंगे, तब तक आप जो है बुद्ध बनाइए, गणेश बनाइए, तमाम लोग बना रहे हैं, उससे कोई खास अंतर नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो बीत गया है उसको पेंट करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जिस समय में जो आर्टिस्ट होता है उस समय में वो आर्टिस्ट समकालीन पेंट करता है। बिल्कुल ठीक है ना, आपकी जिम्मेवारी नहीं है उसको पेंट करना। बिल्कुल। और कभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपनी प्राचीन कलाओं को पेंट करके उसको जिंदा रखना चाहते हैं, तो कभी भी कोई कला मरती नहीं है, कभी भी कोई संस्कृति मरती नहीं है, और ना ही भाषा मरती है। वो अपने आप में इतना गूढ़ होता है, इतना मजबूत होता है कि अपने आप में कहीं ना कहीं से अंकुरन पा ही लेता है। जैसे संस्कृति के बारे में लोग बात करते हैं कि हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। इतने हजारों साल से हम अब जिस संस्कृति को जी रहे हैं, संस्कृति का मतलब क्या होता है? सुसज्जित तरीके से श्वासों की एक माला जिसको हम लेते हैं। अगर हम श्वास नहीं लेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो वही सुसंस्कृति है, वही संस्कृति है हमारा, कि कैसे हम सांस को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ही हमारी संस्कृति है, श्वासों को लेने की प्रक्रिया। तो वही चीज़ है कि हम जो अपनी कला कर रहे हैं उस कला में प्रेजेंट टाइम को अगर नहीं पेंट कर रहे हैं, या प्रेजेंट टाइम की कोई ज़रूरी थोड़े ना है कि आज समस्या ही समस्या है। बहुत अच्छाई है, बहुत विकास हुआ है हमारे समाज में, बहुत विकास हुआ है। हमारे फादर थे, एक तरह से देखा जाए तो हमारे फादर किसी के खेतों में काम करते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने डेवलप करते करते उनके पास अपनी ज़मीन हो गई, वो सरकारी जॉब किए, उनके बाल बच्चे सारे पढ़ लिख के बड़े हो गए, वो कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं से डेवलप तो कर रहे हैं ना, विकास कर रहे हैं, एक यात्रा हमने तय किया है। ठीक है, तो चीज़ें जो है आगे की ओर बढ़ रही है, और अगर चीज़ें आगे की ओर बढ़ रही है
विकसित हो रहे हैं हम, तो हम अपने चित्रों में उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर वो विकास प्रक्रिया कहीं ना कहीं से बाधित की जा रही है किसी खास पर्टिकुलर कुछ लोगों के द्वारा या कुछ विचारों के द्वारा, तो हमारा उत्तरदायित्व तो ये होना चाहिए कि हम उन विचारों को पेंट करके लोगों के सामने उस मैसेज के थ्रू दिखाने की कोशिश करें कि एज एन हाँ, आर्टिस्ट इस पे हमें जो है सजग होना चाहिए। नहीं बिल्कुल, एज ए तो आर्टिस्ट हम ये समाज कर में सकते हैं। विखंडन होगा और वो समाज जो है उतना ऊर्जवान नहीं रहेगा हमारे आगे के जनरेशन के लिए। तो इसलिए जी। हम पेंट करते हैं। बिल्कुल। क्या साहित्य का कोई आपके काम में किसी तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है? किसी तरह का साहित्य, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे किसी भी तरह का साहित्य हो, क्या उसका कोई कंट्रीब्यूशन रहा है? क्या आप उसको डेली रेगुलर पढ़ते हैं या उसको उससे कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होते हैं? एनी काइंड ऑफ एनकरेजमेंट यू गेट फ्रॉम लिटरेचर, वो मेरा पूछने का यही है। असल में मेरे अंदर कुछ जानने समझने की जो है प्रक्रिया जो स्टार्ट हुई वो लिटरेचर से ही हुई, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी फाइन आर्ट्स में थे और अभी एकेडमी से जुड़ गए हैं, एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने मुझे एक पत्रिका ला के दिया, आज तक करके एक पत्रिका है, वो मुझे ला के दिया। उसमें बहुत छोटे छोटे कहानी थे, एक बड़ी उपन्यास, बड़े लघु कथा भी था उसमें। तो जब मैंने उसको पढ़ा तब मेरे अंदर ना जानने समझने की इच्छा हुई या कहानियों से एक जुड़ाव पैदा हुआ। तब मैंने उनसे मतलब रिक्वेस्ट करता था कि आप जब भी बनारस से आएँ तो मेरे लिए कुछ इस तरह के बुक्स लेके आएँ। तो जब भी आते थे तो हंस लेके आते थे या कोई नॉवेल्स लेके आते थे। तब से मेरे अंदर जो है ना चीज़ों को समझने की एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ इन बुक्स की वजह से। और जब मैं बनारस आया तो तब तो मतलब मैं खुल के बहुत सारे लिटरेचर्स को पढ़ा। उसमें रशियन पब्लिकेशन के बहुत सारे बुक्स थे जो हिंदी ट्रांसलेट होकर हमारे इंडिया में बिकते हैं, या फिर बाहर के बहुत बड़े बड़े राइटर्स थे जैसे गोरकी थे या फिर सिमोन सार्त्र, इस तरह के जो राइटर्स थे इनके बुक्स को जो हिंदी में ट्रांसलेट होकर आते थे उसको मैंने पढ़ा। फिर जो हिंदी के बहुत बड़े बड़े उपन्यासकार थे, जैसे सबसे फेमस अगर हम प्रेमचंद का नाम लेते हैं तो उनके लगभग उपन्यास मैंने पढ़ लिया था 2003-04 में ही। फिर उसके बाद कृष्णा सोबती हो गए, सिमोन ये तस्लीमा नसरीन हो गई, तस्मीना हो गई, तमाम ऐसे राइटर्स थे जिनके नॉवेल्स ने मुझे बहुत इंक्रेज किया। और मैं मानता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ, एक कहानी चल रहा है हमारी ज़िंदगी का। अगर इस कहानी के साथ अगर एक और कहानी उपन्यास के ज़रिए अगर मुझे मिल जाता है तो हम एक सडनली टाइम में 2-3 ज़िंदगी को जीने लगते हैं और हमारा जो अनुभव है वो बहुत बड़ा संसार बन जाता है और बहुत ही हमारे विचारों में एक गहराई आती है किसी भी विषय को समझने के लिए। तो बहुत बड़ा मतलब पर्सनली मेरे लिए तो मेरे आर्ट में उपन्यास, नॉवेल या फिर सूफी संगीत या फिर फोक संगीत या फिल्में बहुत बड़ा योगदान, फिल्मों का भी हाँ बहुत बहुत बड़ा योगदान उसका है। रंजीत जी, कुछ सवाल हैं और भी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये पूछूंगा कि कुछ आप लिख रहे थे, क्या ये आप थोड़ा सा शेयर करना चाहें? क्या लिखा है आपने? असल में कोशिश होती है कि जब भी हम कहीं जा रहे हैं तो कुछ वहाँ
के जो अपने अनुभव हैं, हम्म, या जैसे मेट्रो सिटी में हम रह रहे हैं, हम्म, तो मेट्रो सिटी में तो ऐसे ही बहुत शोर शराबा होता है, जी लेकिन ये क्राफ्ट म्यूज़ियम जो जगह है ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत शांत है। बिल्कुल और मैं कभी कभार यहाँ आ जाता हूँ जी। थोड़ा सा बैठने के लिए, ड्राइंग्स करने के लिए। जी। तो 2-3 लाइंस मैंने लिखा, हालांकि बहुत कुछ खास नहीं है, बहुत बना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सुनाना फिर भी चाहता हूँ, शेयर करना चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। जब शब्द मौन होते हैं, विचार अपनी परिधि का विस्तार करता है। तो जैसे कहा जाता है ना कि ना कहे भी बहुत कुछ हम कह जाते हैं, जी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम शब्द के जरिए ही चीज़ों को व्यक्त करें। मौन होके भी हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। जी। तो वही है कि जब शब्द मौन होता है, विचार अपनी परिधि का विस्तार करता है। तो अब यही मेरे अभी कुछ लाइन्स बने जो मैंने लिखने की कोशिश की। रंजीत जी, क्या आपको लगता है कि आर्ट एडुकेशन इस वक्त, जिस ज़माने में जिस वक्त हम जी रहे हैं कंटेम्प्रेरी टाइम में, क्या आर्ट एडुकेशन ज़रूरी है? क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आर्ट एडुकेशन की कोई ज़रूरी नहीं, हम तो सेल्फ टॉट हैं, या सेल्फ टॉट भी उसी मान्यता को प्राप्त होना चाहिए, उन्हीं को वो मिलना चाहिए। जबकि काफ़ी लोग हैं जो 4-4 साल 3 साल से कॉलेज ऑफ आर्ट, कॉलेज के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं। तो क्या आर्ट एडुकेशन का कोई वैल्यू है, या आर्ट एडुकेशन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, कोई भी आर्टिस्ट बन सकता है? असल में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आर्ट एजुकेशन तो है महत्वपूर्ण चीज़, लेकिन आप सोचिए कि हम जो भी कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ वो माहौल ही नहीं बचा है। जी। जो हमारे टीचर्स हैं या जो हमें पढ़ाने के लिए जिनको रखा गया है, वो उनके अंदर वो एनर्जी नहीं दिखता है कि वो हमें कुछ देना चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आर्ट एजुकेशन के लिए जो बच्चे जाते भी हैं, जी। वो बड़ा निराश होकर निकलते हैं। अगर उनको जॉब में जाना है तो एक अच्छी बात है कि ठीक है, चलो ठीक है, कर लिया, सरकारी जॉब ले लिया, टीचर बन गए। जी। एक थ्योरी है, थ्योरी पढ़ लिया, प्रैक्टिकल कर लिया, बच्चों को कुछ सिखाने के लिए उनके अंदर चीज़ें आ जाती है, आप आराम से जॉब में जा सकते हैं। वहाँ तक तो ठीक है, आपकी जर्नी एक सडनली एक जगह जाके रुक जाती है, वहाँ आपको कुछ चीज़ें मिल जाती है, कुछ हासिल कर जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जर्नी को बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए आर्ट कॉलेज उतना ज़्यादा आपको जो है कुछ दे नहीं पाती है। तो इसलिए कभी कभी ये सवाल होता है कि क्या ज़रूरी है कि आर्ट कॉलेज में जो जा रहे हैं लोग वही एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, या जो सेल्फ थॉट हैं वो अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो मुझे लगता है कि आर्ट कॉलेज जाना चाहिए अगर मौका मिल रहा है तो। अगर नहीं मौका मिला तो कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए, पढ़ने के लिए बुक्स सबके पास है और अच्छे लोग मिल जाते हैं अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो एक अच्छे टीचर की तलाश और एक अच्छे स्टूडेंट की तलाश टीचर को भी रहता है, और एक स्टूडेंट को अच्छे टीचर्स की तलाश होती है, एक टीचर्स को अच्छे स्टूडेंट की भी तलाश होती है। तो जो सेल्फ थॉट है वो भी अच्छा एजुकेशन ले सकता है, अच्छे से बुक्स हैं उसको पढ़िए, अच्छे आर्टिस्टों से मिलिए। लेकिन एक कॉलेज के जो माध्यम से हम लोग जिस एक चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, जो चीज़ों को हम प्राप्त करते हैं, क्या वो चीज़, वो ज़रिया सेल्फ टॉट में आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है, या आ सकता है? नहीं, मैं नहीं मानता कि नहीं आ सकता, एकदम आ सकता है। अब देखिए, मैं अपनी बारे में बताता हूँ कि मैं BHU से मैंने मास्टर्स किया जी। BHU से मैंने बैचलर भी किया था। मैं कोशिश कर रहा था कि मास्टर जो है दूसरे शहर से करूं। मैंने कोशिश किया दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोटा सिस्टम भी चलता है, ST/SC कोटा, हर जगह जनरल कोटा। तो पता चला कि मेरा जो कोटा था उसमें जो है किसी दूसरे को डाल दिया गया, तो मुझे नहीं मिला यहाँ। हर जगह कोटा सिस्टम है। हाँ, लेकिन मैंने बनारस में ही बैचलर भी किया, मास्टर्स भी किया। तो ये है कि जैसे मैं वहाँ पढ़ाई किया, तो जब मैं दिल्ली आया कि सब कोई मानता है कि मेट्रो सिटी में चल के स्ट्रगल करते हैं, वहीं कुछ करते हैं, वहीं कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं, वहाँ शायद कुछ नया सीखने को मौका मिलेगा। क्योंकि बनारस में तो मैं था ही, बनारस के लोगों से मिला, वहाँ से बहुत कुछ सीखा, वहाँ कॉलेज से भी सीखा। लेकिन जब दिल्ली आया तो मुझे लगा कि और सीखने की ज़रूरत है। ये तो एकदम डिफरेंट है, कॉलेज में कुछ भी ऐसा नहीं सीखा या सिखाया गया,
जो यहाँ के लोग जो बना रहे हैं, जो पेंट कर रहे हैं, जिस तरह से सोच रहे हैं, जिस तरह से आर्ट कर रहे हैं, उसके लिए एकदम मैं जीरो हो गया। तो फिर मैं जब यहाँ आया तो 2-3-4 महीना मैं घुमा फिरा, देखा लोगों के काम को, काम करने के तरीके को। हाँ, स्किल डेवलप हुआ, मटेरियल्स के बारे में थोड़ी नॉलेज हमारी हुई। तो आप चाहो तो सेल्फ टॉट भी हैं, तो आप कहीं से भी मटेरियल्स के बारे में थोड़ा मोड़ा स्टडी करके सीख सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो मैं जब दिल्ली आया तो फिर मुझे फिर से जो है सीखने की ज़रूरत पड़ी, और मैं कैसे कॉन्सेप्ट के बारे में समझदारी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट को कैसे कैनवस पे उतारना चाहिए, या अभी के सिनेरियो में क्या चल रहा है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, वो सब सीखना पड़ा मुझे। तो मुझे लगा कि फिर से मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया। तो मैं ज़्यादातर मतलब रीलर्निंग फिर से हुई। हाँ, मैं ज़्यादातर जो है जो चीज़ें सीखा वो दिल्ली में मेट्रो सिटी में आके देख के सीखा कि यहाँ किस तरह से लोग अभी काम कर रहे हैं, और रिसेंट अभी क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए हमें आर्ट में। तो मुझे लगता है कि आप सेल्फ थॉट भी हैं, अगर अच्छे लोगों के सर्कल में हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, सीख सकते हैं। और देखिए ना, सेल्फ थॉट बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे यहाँ पे। भूपेन खक्कर हैं, राम कुमार हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बड़े बड़े, जिन्होंने एकेडमी नहीं किया, वो किसी दूसरे फील्ड से थे। और आप एक बड़े आर्टिस्ट आप देख लीजिए, सुधीर पटवर्धन का नाम ले लीजिए, मेडिकल फील्ड से हैं, इतने अच्छे, मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं वो। तो इस तरह के बहुत सारे आर्टिस्ट आपको मिल जाएंगे जो सेल्फ थॉट है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि एकेडमी का कुछ आज के टाइम में रोल, जब तक एकेडमी में अच्छे टीचर्स नहीं होंगे या ऐसे टीचर्स नहीं होंगे जो बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, देने की इच्छा रखती है, तब तक जो है एकेडमी का भी कोई खास रोल नहीं रह जाता। खास रोल नहीं रहता। आज हिंदुस्तान में जितने भी म्यूज़ियम्स हैं, क्या कहीं आपको लगता है कि आर्ट म्यूज़ियम्स की एक कमी है, या हमें और भी म्यूज़ियम्स होने चाहिए, स्पेशलाइज्ड म्यूज़ियम्स भी होने चाहिए? जैसे क्राफ्ट के हैं, क्राफ्ट के अगर हम एक क्राफ्ट म्यूज़ियम भी बोलें, एक बहुत ही सीमित दायरे में है, ठीक है। नेशनल म्यूज़ियम हो गया, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट हो गया, बस ये चीनें गिने तो हम दिल्ली में कह रहे हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हो गया, कलकत्ता में हो गया, बॉम्बे में कुछ, मतलब मुंबई में कुछ हो गया। हर सिटी में, हर मेट्रो सिटी, हर छोटे सिटी में मेरे हिसाब से म्यूज़ियम्स होने चाहिए, मेरे हिसाब से। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। क्या आपको लग रहा है कि म्यूज़ियम्स का एक बहुत बड़ा दायरा हमें चाहिए? क्योंकि म्यूज़ियम्स हमारे देश में बहुत कम हैं। जहाँ म्यूज़ियम्स कम होते हैं वहाँ आर्ट डेवलपमेंट भी नहीं होता है, आर्ट का प्रचार भी नहीं होता है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या म्यूज़ियम्स हमें चाहिए? और देखिए, म्यूज़ियम तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेन सवाल ये है कि म्यूज़ियम जो बनाएगा, वो जो सरकार है या जो सिस्टम को चला रहा है, उसकी जागरूकता क्या है म्यूज़ियम को लेके। आप देखो कि चाइना जैसे कंट्री में या जापान वगैरह में आप देखो, एशियन कंट्री है, वहाँ पे 100-100, 200-200 म्यूज़ियम्स हैं। बिल्कुल, ठीक है। वहाँ के कलाकार भी खुश हैं, छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर भी म्यूज़ियम्स हैं, छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर भी म्यूज़ियम्स हैं, और वहाँ जो आर्टिस्ट हैं वो खुश हैं। ठीक है, क्योंकि उनको स्पेस भी मिल जाता है उनके आर्ट को। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप गिनना चाहें तो उंगली से गिन सकते हैं, 5-7 म्यूजियम्स हैं हमारे यहाँ पे। और उन म्यूजियम में भी क्या एक्टिविटीज़ है, आप सोचो कि जो भी सरकारें आती है वो सरकार अपने हिसाब से म्यूजियम को चलाना स्टार्ट कर देती है। उसके जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। जी, बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जिस समाज में हैं, जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, उस संस्कृति को कैसे सहेज के रखेंगे, या उस संस्कृति में जो कलाकार हैं, उस समाज में जो कलाकार हैं, उनकी कृतियों को कैसे सहेज के रखेंगे, ताकि आगे का जनरेशन उसको देखेगा, सीखेगा। देखिए, लर्निंग का सबसे अच्छा जो जरिया है वो कला है। ठीक है ना। बिल्कुल। आप देखेंगे प्री हिस्टोरिकल टाइम में चित्र के जरिए ही जो है हम चीज़ों को एक दूसरे को समझाने के लिए इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल, गुफा में तो वही बनाते तो बाद में आए। बिल्कुल, बिल्कुल। कला तो पहले आ गई थी, शब्द बाद में आए हैं। तो जो कला है वो अपने आप में बहुत गूढ़ है, बहुत ही गहराई लिए हुए है, बहुत अंदर उसके जो है एक बहुत बातें बोलती है। ठीक, अपने समय को, अपने इतिहास को। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हम जिस देश में हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़ियम होना चाहिए। तो अगर म्यूज़ियम कम होगा तो कलाकार वहाँ के उतने ज़्यादा
क्रिएटिव भी नहीं होंगे और अपने काम को के प्रति उतनी ईमानदारी भी उनकी नहीं रहती, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता है ना। वो जो कर रहे हैं उसको मौका नहीं मिल रहा है कहीं डिस्प्ले करने का अच्छे जगह पे जहाँ हजारों लोग देखे, क्योंकि जो कमर्शियल गैलरी है वहाँ बहुत मिनिमम लोग जाके देखते हैं, लेकिन म्यूजियम में होता है कि सब कोई जाके देख सकता है आपके आर्ट को। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण होता है म्यूजियम किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक यही सवाल, एक चीज़ और आता है, क्या गैलरी सिस्टम, क्या आर्ट गैलरी भी ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए? क्या आप ये सोचते हैं कि बिना गैलरी के हम आर्टिस्ट नहीं हैं, हम जी नहीं सकते? हमें कोई ना कोई, जैसे कॉलेज अवार्ड से कोई भी पास आउट हो, किसी भी कॉलेज से पास आउट हो, चाहे BHU से हो, MSU से हो, या जहांगीर आर्ट गैलरी मतलब JJ से हो, चाहे कोलकाता से हो या दिल्ली से हो, क्या आपको लगता है कि उसके बाद हमें आर्ट गैलरी के पास जाना चाहिए? आर्ट गैलरी ना हो तो जीवन हमारा पूरा नहीं है। मतलब आर्ट गैलरी अगर हमें आर्टिस्ट को ना सपोर्ट करे तो हम तो कुछ है ही नहीं आर्टिस्ट। तो किस तरह का एक इम्पोर्टेंस आप मानते हैं कि आर्ट गैलरी का है, या हमें हमेशा आर्ट गैलरी के पास जाना है, या हमें उसके साथ ही जीना पड़ेगा, या आर्टिस्ट खुद अपने आप में इतना काबिलियत रखता है कि वो कर सके, आर्ट गैलरी के पास ना जाए? ऐसे में देखिए, ये सवाल जो है ना, ये इंडिविजुअल एक सवाल है। इसके अपने अपने इंडिविजुअल जवाब होते हैं। बिल्कुल। मृग तृष्णा की बात आप जानते हो कि उसको दूध में पानी दिखता है, लेकिन वो सामने जाता है तो धूप की होता है जो जमीन से एक भाप की तरह उड़ता हुआ रहता है, जो पानी की तरह उसको महसूस होता है। मृग तृष्णा है आर्टिस्टों के लिए कि हमें गैलरी के पास जाना चाहिए या गैलरी प्रमोट करें तभी हम आर्टिस्ट हैं। ये किसने मतलब बोला है, या ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर गैलरी प्रमोट कर रही है तभी आप आर्टिस्ट हैं? देखिए, गैलरी बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ गैलरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, एक आर्टिस्ट हवा पानी से तो जिंदा रहेगा नहीं, ठीक है। जो गैलरी है उन आर्टिस्टों को प्रमोट करती है। जैसे हम जैसे फ्रीलांस आर्टिस्ट के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि कोई गैलरी हमें स्पेस दे हमारे आर्ट को डिस्प्ले, नहीं तो आपके पास जगह कहाँ है दिखाने के लिए लोगों का। आप अपने घर में बनाते रहिए, खुश होते रहिए, उससे क्या अंतर पड़ता है? बिल्कुल। लेकिन आप एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे मैं लेबर्स को पेंट करता हूँ या चाइल्ड लेबर्स को पेंट करता हूँ, कहाँ दिखाऊँ उसको? ठीक है, क्योंकि उसको बनाने में भी टाइम लगता है। मैंने कई बार जो है ऐसे कॉमन प्लेस में डिस्प्ले भी किया है लोगों को दिखाने के लिए, या फिर जो है NGOs के प्रोग्राम्स में भी डिस्प्ले किया दिखाने के लिए। लेकिन अगर गैलरीज आपके पास नहीं है तो एक जरिया होता है कि आपने जो आर्ट किया उसको बेचे कैसे, ठीक है ना, क्योंकि उसके अलावा तो आपके पास कोई जीवन यापन के लिए कोई खास साधन तो है नहीं। बिल्कुल, ठीक है। गैलरी बेचती है तो आप उससे सर्वाइव कर रहे हैं, उससे कला कर रहे हैं, तो ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कलाकार कभी कभी गैलरी ऑनर से नाराज़ होता है, इसलिए बहुत तरह के विचार होते हैं। लेकिन हम एक बाज़ार में बैठे हुए हैं और बाज़ार की अपनी जो है एक सीमा होती है, और बाज़ार में सब कोई एक दूसरे से फ़ायदे के संबंध को स्थापित करता है। तो गैलरी अगर है तो अच्छी बात है, आपके साथ काम कर रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा कोई भी परिसीमा नहीं है या ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा हुआ है तो कहीं कि हाँ कोई गैलरी आपके साथ काम करे तभी आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट बनने के लिए क्या ज़रूरत है? आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपके पास जो दिल और दिमाग है वो आर्टिस्टिक होना चाहिए, और उस समाज की हर बुराई में भी एक खूबसूरती को तलाश करता हो, और समाज के जो विकास के जो आयाम है उसको किस तरह से आगे की ओर ढकेलता हो, और अपने आसपास के लोगों को किस तरह से सुसज्जित करता हो अपने विचारों से, अपने कला से, या अपने कविताओं से, या अपने फिल्मों से। ये ज़रूरी है आर्टिस्ट के लिए। रंजीत जी, कुछ सवाल और भी हैं फिर से। आज इस दौर में आप ड्राइंग को कहाँ पाते हैं? क्या ड्राइंग का कोई वजूद है? डू यू थिंक देयर इज़ एनी इम्पोर्टेंस फॉर ड्राइंग? ड्राइंग इज़ स्टिल रेलिवेंट? ड्राइंग हमारे आर्ट प्रैक्टिस का पार्ट है या नहीं है? क्योंकि डिजिटल इतने सारी चीज़ें हो रहे हैं, डिजिटल आ चुका है। आज के दौर में स्टूडेंट्स सोचते हैं कि डिजिटल काम करेंगे तो बस वही ठीक है, टैबलेट ले लिया काम कर रहे हैं। ड्राइंग
ज़रूरी नहीं है। आप क्या सोचते हैं, क्या आपके आर्ट प्रैक्टिस में भी ड्राइंग का कोई जगह है? देखिए, ड्राइंग्स तो बेसिक होता है, ड्राइंग करना ही चाहिए किसी भी आर्टिस्ट को। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम अभी काम कर रहे हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम ड्राइंग्स नहीं कर रहे हैं, डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम के लिए। लेकिन हम लोगों ने कॉलेज से लेके काफ़ी सालों तक लगातार जो है, कोई भी कंपोजिशन बनाना हो या कोई भी पेंटिंग के लिए लेआउट्स बनाना हो, पहले रफ एक ड्राइंग्स करके उसको देखते थे कि जो भी हम फिगर बना रहे हैं उसको किस किस जगह पे प्लेस करना चाहिए और कैसे अच्छा लगेगा। तो डे टू डे चीज़ें तो चलिए आपके साथ माध्यम जुड़ते चली जाती है आपके कला में, और ज़रूरी भी है अपने आप को अपडेट करना। लेकिन बेसिक मेरा मानना ये है कि ड्राइंग्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसा नहीं है कि जो आर्टिस्ट पेंटिंग कर रहा हो ड्राइंग नहीं करता है। मैं खुद भी ड्राइंग करता हूँ। मैं तो लगातार 1 साल पेंटिंग छोड़ के 1 से 1.5 साल मैं सिर्फ ड्राइंग कर रहा था। लेकिन अभी भी जब मुझे कोई लेआउटिंग करना होता है तो उस पहले मैं जो है उसको रफ ड्राइंग करता हूँ, जी। और उसके बाद जो है फिर कैनवस के ऊपर उसको ट्रेस करके फिर काम करता हूँ। जी। तो बेसिक है ड्राइंग्स करना चाहिए सभी को। अगर जो नहीं कर रहे हैं तो कोई ऐसा टर्म कंडीशन नहीं है कि मतलब ड्राइंग करना ही ज़रूरी है। लेकिन मतलब मेरा पर्सनल मानना ये है कि ड्राइंग करने से बहुत कुछ अपने अंदर की चीज़ों को हम कुरेदते हैं, जैसे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है हमें। रंजित जी, आज के दौर में जिस तरह के आर्ट की परिभाषा है, द वे वी आर इंटरप्रेटिंग आर्ट राइट नाउ ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम एंड आफ्टर पैंडेमिक, पोस्ट पैंडेमिक, आज तो कहते हैं पोस्ट पैंडेमिक, मतलब पैंडेमिक ख़त्म हो रहा है, पैंडेमिक के बाद की दौर जो भी है, मैं कह नहीं सकता कि आज ख़त्म हो गया या जो भी है। आज आर्ट प्रैक्टिस कहाँ है? आप कहाँ पाते हैं आर्ट प्रैक्टिस को इस दौर में, इस पैंडेमिक के दौर में? आर्ट प्रैक्टिस एक आर्टिस्ट के लिए हो, चाहे एक न्यू कमर के लिए हो, किसी के लिए भी हो, आप कहाँ पाते हैं इस आर्ट पैंडेमिक में? क्योंकि एक बहुत ही अनसर्टन फ्यूचर हमें दिखाई दे रहा है सबके लिए, खासकर आर्टिस्ट के लिए। तो इसमें आर्ट प्रैक्टिस कहाँ है? हम लोग कहाँ पाते हैं आर्ट प्रैक्टिस को? जहाँ पे आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका सेल बिल्कुल भी नहीं है, गैलरीज़ में सेल नहीं है। हमारे कल हो सकते कभी भी लॉकडाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए। ये एक अनसर्टन दौर चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो एक अनसर्टन दौर में एक आर्ट को कहाँ पाते हैं, कहाँ आर्ट को हम लेके जा रहे हैं? देखिए, मुश्किल दौर है और मुश्किल समय है। ये सिर्फ आर्ट के लिए नहीं है, सभी फील्ड के लिए है जी। इवन ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही पैंडेमिक के समय लॉकडाउन लगा है, बाहर की कंट्री में नहीं है। अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था, इजराइल में फिर से लॉकडाउन लग गया है। जी। बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। केरला जैसे अपने स्टेट में आप देखिए, केरला जो है इंडिया में, वहाँ बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहा है, वहाँ लॉकडाउन लग जा रहा है। तो देखिए, कोई भी क्रिएटिव आर्ट, वो पेंटिंग्स हो और भी जो माध्यम हो, सबके लिए मुश्किल दौर है और साधारण जन के लिए बहुत मुश्किल दौर है। जी। देखिए, जो मिडिल क्लास है या जो निचले स्तर पे जो रोज़ मेहनत करते हैं, रोज़ पैसा कमाते हैं, अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे टफ टाइम है। जी। ठीक है, तो देखिए, कला कहीं नहीं जाना है। हाँ। कला वही है, कलाकार वही है। दौर मुश्किल हो गया है, समय बहुत मुश्किल हो गया है। समय अपने चैलेंज को और बड़ा आकार बना लिया है कि एक कलाकार इस दौर में, जहां उसके जो भी रास्ते थे जीवन यापन के लिए या कला करने के लिए, जो भी रास्ते थे जिसके बदौलत वो कला कर पा रहा था थोड़ी आसानी से, वो मुश्किल हो गया है। और आगे अगर इस तरह का लॉकडाउन होगा तो और मुश्किल होगा। जी। लेकिन मेरा मानना ये है कि तमाम मुश्किल दौर के बाद भी जो कलाकार है, जो कला है, वो अपने जगह पे स्थिर होके उस समय की परिस्थिति को अपने चित्रों में जगह देगा और वो एक नई खूबसूरती के साथ अपनी कविता, अपनी कहानी और अपने चित्र के माध्यम से लोगों को रूबरू कराएगा आज के समय को। जी। और कलाकार खत्म नहीं होने वाले हैं। कलाकार बहुत जीव होते हैं जो किसी भी स्थिति में जो है, जैसे अमीबा, किसी भी स्थिति में अपना जगह बना लेता है और वो अपना क्रिएशन करने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, आपसे बात करने का, आपने जो वक्त दिया हमें। जी जी।
It's a pleasure. It's a complete pleasure. Thank you so much. आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे स्पेस दिया अपने बारे में बताने के लिए, अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए। आपका भी धन्यवाद, और अगर इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद। Thank you. Thank you so much. आदमी कुछ नहीं सोचता मरने के बाद, आदमी कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने से आदमी मर जाता है। ठीक है ना।